हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे अपने एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम का नेक्स्ट मैराथन, जिसके अंदर हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक में है। मतलब अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जितनी भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरी हैं, जितनी भी आपकी लीडरशिप की थ्योरी हैं, एक्स्ट्रा जो भी जितने भी आपके टॉपिक हैं, इसके अलावा जितनी भी आपकी मैट्रिक्स हैं, वो सारे के सारे आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी मैराथन होने वाला है ये आपका, क्योंकि इस एक मैराथन से आपके कम से कम आप ये मान सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं फिर शुरुआत अपनी क्लास की। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के आपके आते हैं क्वेश्चन में क्या मेथड। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट क्यों करते हैं हम? उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं, क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो उसको अचीव कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और इन फ्यूचर अगर कोई उससे हायर पोस्ट अगर क्या हो जाती है आपकी वैकेंट हो जाती है, तो हम उस एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, एक एम्प्लॉय की जॉब को इवैल्यूएट करना। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो काम कर रहा है कि नहीं करना, उसके इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय के वर्क को, कि उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी कैसी आ रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन फ्यूचर अगर वैकेंट पोस्ट होती है कि उसको हम प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जो एस्टेट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मेथड से, कि ये ट्रेडिशनल मेथड है या फिर ये कौन सा आपकी मॉडर्न टेक्निक है। दूसरा, इस मेथड एक डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मेथड। तो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मेथड है, आपको उनको नाम याद रखने कि ट्रेडिशनल मेथड कौन से आते हैं आपके और मॉडर्न मेथड कौन से आते हैं। जो मोस्टली जो डेफिनेशन देके क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके मॉडर्न मेथड से, कि ये मॉडर्न मेथड होते क्या हैं आपके। तो पहले तो आपको याद रखना है रैंकिंग मेथड, जो आपका ट्रेडिशनल में आता है, आप रैंक देते हो एम्प्लॉयज को। ठीक है, पेड कंपैरिजन, आप एक दूसरे से क्या करते हो, उनका कंपैरिजन करते हो। ग्रेडिंग मेथड, जिसके अंदर ग्रेड दी जाती है ABC। उसके बाद में होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके अंदर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज उनको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। फोर्स चॉइस मेथड होता है आपका। चेकलिस्ट मेथड, जिसके अंदर आप चेकलिस्ट क्वेश्चन डाल देते हो, नंबर जैसे आपने क्वेश्चन ये देखा ना, उसी प्रकार से उसमें क्वेश्चन डाल दोगे, उसमें भरते जाओगे ऐसे कि किस में वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो राइट करते जाओगे, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा तो उसमें रॉन्ग करते जाओगे। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड क्या होता है? इसमें हम एम्प्लॉय का वो मोमेंट देखते हैं। मान लीजिए कि किसी क्रिटिकल इंसिडेंस के अंदर एक जो एम्प्लॉय होता है वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कैसा व्यवहार करता है उस स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो वाला हम उसका इंसिडेंस देखते हैं और उसके बेस पे उसकी जॉब को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ग्राफिकल स्केल मेथड बनाया जाता है आपका, जैसे कि ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा कि ये वाले एम्प्लॉय आपके कौन से होते हैं, ये फिर आगे हायर कैपेसिटी वाले चले जाते हैं, बीच में नॉर्मल वाले आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा होता है ग्राफिकल स्केल मेथड। ऐसे मेथड हम एक एम्प्लॉय के ऊपर पूरा ब्रीफ में लिखते हैं उसके बारे में, कि वो कौन कौन से इंसिडेंट्स में कैसे कैसे काम करता है, वो कितना ऑनेस्ट है आपका, कितना आपका उसकी एफिशिएंसी है, कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो पूरा ऐसे लिखा जाता है और उसके बेस पे उसकी क्या की जाती है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। देन आपका फील्ड रिव्यू मेथड, के हम फील्ड में जाके ऑब्जर्व करते हैं उसका, जो सुपरवाइजर जो होता है आपका, सुपरवाइजर या जो सुपीरियर होता है आपके सबॉर्डिनेट का, वो फील्ड में जाके क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि रियल वर्किंग कंडीशन में वो कैसा काम कर रहा है। या फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको बिना बताए क्या करते हैं हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। मान लीजिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉय
को नहीं पता किस चीज का, कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन हो रहा है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं। किस चीज के ट्रेडिशनल मेथड हैं भाई, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के मेथड हैं। ठीक है, आपको हर किसी का मीनिंग पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल में आएगा और ये मॉडर्न में आएगा। यहां से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट मिलके क्या करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, और उन दोनों गोलों को, यानी कि सुपीरियर लेवल के गोल भी, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, और के सबॉर्डिनेट के गोल भी मिलके दोनों सेट करते हैं गोल, और उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, फिर साथ में काम करते हैं। बिहेवियर एनकोड रेटिंग स्केल, जहां पे आपके दो मेथड का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। असेसमेंट सेंटर बना देते हैं हम अलग अलग से, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अकाउंटेबल क्या ठहरा सकते हैं एम्प्लॉय को। जैसे कि आपका आपने प्रॉफिट सेंटर बना दिया, इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिया, उसके बाद में आपका कॉस्ट सेंटर बना दिया। ये क्या बताते हैं, आपके प्रॉफिट सेंटर में हम कॉस्ट और आपकी जो भी आपका रेवेन्यू आएगा, दोनों को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, कहाँ कहाँ से कॉस्ट आ रही है, कितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट आपके सेंटर को हम इसलिए क्या ठहरा सकते हैं आपका, कि वो किस लिए, उसने एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, इस चीज के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कॉस्ट के लिए वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर हम एक एम्प्लॉय का चारों तरफ से इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि ऊपर से उसके सुपीरियर से पूछते हैं, नीचे उसके सबॉर्डिनेट से पूछते हैं, और साइड में उसके कलीग से पूछते हैं कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है। हम एक एम्प्लॉय का 360 डिग्री क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में हम देखते हैं कि उनकी कॉस्ट निकाल के देखते हैं कि एक एम्प्लॉय की कितनी कॉस्ट आ रही है, और उससे जनरेट होने वाला वो हमें, हमारी कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के सारे टेक्निक है, मेथड है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है और कौन से आपके मॉडर्न मेथड है, उसके बिहाफ पे आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपको अलग से निकाल के दे रखा है कि 360 डिग्री में हम क्या करते हैं, सुपीरियर से पूछते हैं, सुपरवाइजर से, पीयर से, सबॉर्डिनेट से, सबसे पूछते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम स्पेसिफिक मेजरेबल गोल सेट करते हैं मिलके, यानी कि सबॉर्डिनेट और सुपीरियर मिलके क्या करता है, गोल को सेट करता है। रेटिंग स्केल के अंदर हम न्यूमेरिकल स्केल के वैल्यूएशन पे क्या करते हैं, उनको उनके वेरियस परफॉर्मेंस फैक्टर पे उनको क्या देते हैं, रेट देते हैं। बिहेवियर कोड रेटिंग स्केल जो होती है, कई बार इसकी BARS की फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कंबाइन करते हैं इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड को जोड़ के हम क्या निकालते हैं, उसका असेसमेंट स्पेसिफिक बिहेव देखते हैं किसी इंसिडेंस के अंदर। ऐसे मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा उसकी जितनी भी आज तक की वर्क परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट करते हैं एक ऐसे के द्वारा। चेकलिस्ट मेथड में वही हम एक क्या डिजायर्ड एम्प्लॉय का बिहेवियर को करते हैं, चेक करते हैं कि उसका डिजायर्ड बिहेवियर क्या हो सकता था। उसके बाद में आता है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये आपके आ गए आपके मॉडर्न टेक्निक जो हम बताते हैं कि सेल्फ इवेल्यूशन। इसमें जो आपका एम्प्लॉय होता है अपने प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, यानी कि उसने खुद ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग उसकी रियल परफॉर्मेंस क्या आ रही है उसको क्या करता है, कंपैरिजन करके देखता है कि खुद का इवेल्युएशन करता है। चेकलिस्ट मेथड के अंदर वही हम क्या बना देते हैं, आपके पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर हम राइट लगाते चलेंगे, जिसके अंदर नहीं कर रहा उसके अंदर रॉन्ग लगाते चलेंगे। पीयर रिव्यू, यानी कि हम उनके कलीग से पूछते हैं कि आपके एम्प्लॉय के साथ में आपका कोऑपरेशन कैसा है, कैसा वो काम करता है, किससे पूछते हैं, हम पीयर रिव्यू लेते हैं। उसके बाद में होता है आपका क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में हम स्टैटिस्टिक को देखते हैं, किसको देखते हैं, वेरियस स्टैंडर्ड चेक करते हैं आपके एम्प्लॉय के, उसके बिहाफ पे क्या की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। क्या किया जाता है उसके बिहाफ पे। और एक होता है आपका ग्राफिक स्केल, वो जो आपको बताया था। उसके बाद में आता है आपका स्पेसिफिक टर्म रिलेटेड टू HRM। कुछ एक टर्म पढ़ते हैं हम जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो HRM का हमने सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, आपकी जितनी भी
HRM की प्लानिंग, सब हम अपना जो एक मैराथन हो चुका हम उसमें कर चुके हैं, ठीक है। स्टाफिंग से रिलेटेड सब पढ़ चुके हैं जहां तक क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक्स्ट्रा कुछ टर्म है जो आपकी आ जाती हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं। सैलरी के अलावा जितने भी बेनिफिट आपके एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो बेनिफिट चाहे आपके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ग्रेजुएटी हो, चाहे आपका मेडिकल केयर हो, या फिर आपकी कैंटीन से, यूनिफॉर्म से, या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट कंपनी के द्वारा एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके फ्रिंज बेनिफिट। क्या कहलाते हैं? आपके फ्रिंज बेनिफिट। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। जॉब एनालिसिस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस क्या होती है? जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे रिलेटेड ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल एंड एबिलिटी। एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जब हम उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज क्या हो सकती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा जाएगा, आपका स्किल क्या होगा, वो होता है आपका जॉब इवैल्यूएशन। फिर जॉब इवैल्यूएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकंड आता है आपका कौन सा? जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में देती है? जॉब के बारे में, कि जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पोस्ट से रिलेटेड बताती है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कार्य क्या करने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी क्या होगी, किस लोकेशन पे आपको कार्य करने पड़ेंगे, जहां कार्य करने पड़ेंगे वहां की वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, अदर एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है सिर्फ आपको जॉब के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? सिर्फ जॉब के बारे में बताया जाएगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो व्यक्ति वहां पे काम करेगा उससे रिलेटेड, यानी कि उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट से रिलेटेड आपकी एचआर टीम उसको हायर करती है तो वो क्या देखेगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, ये हम देखते हैं आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में। किसमें देखते हैं हम? जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। कौन सा? एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एक आपका जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। फिर आता है आपका जॉब इवैल्यूएशन। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे एक ही वर्ड लिखा मिलेगा, या तो मिलेगा वैल्यू ऑफ जॉब हम निकाल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं हम? वेल्थ ऑफ जॉब निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? किसी जॉब की वेल्थ को एसेस कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को किसी जॉब के ऊपर कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसे कितना कंपनसेट किया जाए, कितना रेम्युनरेशन उसका क्या किया जाए, डिसाइड किया जाए। वो होता है आपका जॉब का इवैल्यूएशन। इसके अलावा दो वर्ड और पढ़ते हैं हम, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट। इनरिचमेंट में बताया कि आपका प्रमोशन हो जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी जाती है, आपको पावर ज्यादा दे दी जाती है, ठीक है, आपका पद बढ़ जाता है, वो होता है जॉब इनरिचमेंट। और जॉब एनलार्जमेंट होता है आपका सेम लेवल पे, यानी कि सेम लेवल पे आपका कोई प्रमोशन नहीं किया गया, आपको सिर्फ कार्यभार और दे दिया जाए, ठीक है, वो होता है आपका जॉब एनलार्जमेंट। तो यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है भाई? परसेप्शन भी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ध्यान किसी चीज पे गया, उसमें से स्पेसिफिक चीज को आपने क्या किया, अपने दिमाग में बैठाया और उससे रिलेटेड फिर क्या किया, उसको एनालाइज किया, देन उससे एक इंफॉर्मेशन निकाली, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ क्या है, कंक्लूड किया। तो आपकी जो परसेप्शन होती है ना, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, यानी कि एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अपनी सेंसर के द्वारा कुछ चीज को देखते हैं, वहां से हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, वो होती है आपकी परसेप्शन। कई बार परसेप्शन की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद में जो आपकी परसेप्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है? 5 स्टेप होते हैं इसकी परसेप्शन के प्रोसेस के। पहला होता है आप रिसीव करते हो स्टिमुली को। परसेप्शन की प्रोसेस में हमारा पहला स्टेप आता है आपका रिसीव करना। किसको? स्टिमुली को। हम किसी चीज को देखते हैं, देन उसमें से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उस सेलेक्ट जिस चीज को हमने किया उसके बारे में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनसे कुछ रिजल्ट निकल इंटरप्रेट करते हैं उसको, और देन आप क्या कर देते हो, एक रिस्पॉन्स देते हो, एक इंफॉर्मेशन उससे क्या करते हो, निकालते हो। ये सारी की सारी आपके परसेप्शन के स्टेप हैं। आप सिर्फ वो स्टेप याद रखने कि कौन से स्टेप आते हैं आपकी परसेप्शन में।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब हम क्या करते हैं, कोई परसेप्शन से रिलेटेड या आपकी कुछ एरर आती हैं, जो होती हैं आपकी एरर, एट्रीब्यूशन एरर जिनको हम बोलते हैं, वो एरर कौन कौन सी होती हैं आपकी। सबसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कौन सी होती है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये कॉग्निटिव बायस होती है। किसके कारण होती है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर को। इन्वायरमेंटल फैक्टर को तो क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, और पीपल से रिलेटेड, उसके व्यवहार से रिलेटेड, यानी कि एम्प्लॉय के व्यवहार से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, और पीपल से रिलेटेड जितने भी आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उसके पर्सनल फैक्टर को हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो ये होती है हमारी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। स्टेरियोटाइप होती है कि हम किसी ग्रुप के बारे में या किसी भी रिलीजन के बारे में एक थॉट प्रोसेस रखते हैं अपने, ठीक है, हमारी क्या बन जाती है कि धारणा बन जाती है, वो होती है हमारी क्या, स्टेरियोटाइप। हम एक ही चीज के ऊपर हमारी उनके प्रति क्या बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है। जैसे कि हम माने कि लड़कियों को मैथ कम आता है, ठीक है, ये ऐसी कुछ धारणा मानी जाती है, और लड़कियों को ड्राइविंग भी कम आती है लड़कों के कंपैरिजन में। तो ये एक धारणा बनी हुई है, ऐसा होता कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, ये आपका अनट्रू होता है, पार्सली ट्रू हो सकता है, लेकिन आपने क्या बना लिया, एक थॉट प्रोसेस बना ली एक ग्रुप के प्रति, ठीक है, एक ग्रुप के प्रति क्या बना लिया, अपनी एक विचार बना लिया, वो होता है आपका स्टेरियोटाइप। उसके बाद होता है आपका हेलो इफेक्ट, या इसको बोल सकते हैं हेलो एरर। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले, उससे रिलेटेड आपने उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही देखा, ठीक है, उस फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पे आपने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया। क्या कर दिया, पूरी तरह से उसको इवेल्युएट कर दिया, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, सिर्फ एक इंप्रेशन के बेस पे, वो होता है आपका हेलो एरर। और बाकी आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो हेलो में तो होता है कि हम उसकी पॉजिटिव वे को देखते हैं, कि हमने उसकी एक पॉजिटिव चीज को देखा और सारी चीजों को ही पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, हम स्टार्टिंग में मिले और एक नेगेटिव चीज हमने उसकी पकड़ी और पूरे को ही क्या ठहरा दिया, पूरी तरह से नेगेटिव ठहरा दिया उसको, वो होता है आपका हॉर्न इफेक्ट। उसके बाद होता है कि प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने दिमाग में जो चल रहा है वो सामने वाले के ऊपर पुट करना क्या सोचता है, उसके दिमाग में भी वही चलना होना चाहिए। मान लीजिए कि इंटरव्यू के अंदर एक कमेटी बैठी हुई है, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, तो इंटरव्यू लेने वाला जो उसके दिमाग में जो चल रहा है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो माइंड का लेवल है, वो क्या सोचता है कि सेम सामने वाले का है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो अपना जो माइंड है वो दूसरे के अंदर क्या करता है, वो सेम वैसा ही दूसरे के अंदर मानता है, अपना सेम प्रोजेक्शन लगाता है। तो और ये प्रोजेक्शन वाला किसने दिया था, आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। आपको याद रखना है ये कौन कौन सी एरर है, कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आती है, आपने पढ़ी होगी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसको ओशन बोला जाता है, ठीक है, आपको नाम याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ओ से क्या बनता है आपका, ओपननेस, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है वो कैसा है, कुछ नया करना चाहता है, उसके अंदर कुछ नया करने की क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है, ओपन है उसकी। कंसाइसनेस क्या होता है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने आप में क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है। उसके बाद में अचीवमेंट की टेंडेंसी रखता है, कुछ हासिल करने का जज्बा उसके अंदर है, सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसाइसनेस। उसके बाद में आता है एक्सट्रोवर्जन, यानी कि वो सोशलेबल है, सोशल व्यक्ति है, अच्छे रिलेशन होते हैं उसके दूसरों के साथ में, सोसाइटी में रहने का पता है उसको, दूसरों से हम जल्दी घुल मिल जाता है, वो क्या होता है आपका एक्सट्रोवर्जन। एक होता है आपका इंट्रोवर्जन, जो दूसरों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता। उसके बाद होता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस होता है कि वो कोऑपरेटिव है, टीम वर्क पे काम करता है, कोऑपरेशन वाला है। दूसरा नाम होता है इसका क्या, आपका एग्रीबलनेस ने न्यूरोसिज्म का होता है दूसरा नाम। फिर आता है आपके बारे में पांचवा क्या आता है, न्यूरोसिज्म। न्यूरोसिज्म क्या बोलता है भाई, न्यूरोसिज्म बोलता है कि आप किसी भी अनप्लेजेंट इमोशन में कैसे वर्क करते हो, और इसका दूसरा नाम होता है आपका क्या, इमोशनल
स्टेबिलिटी। क्या होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, न्यूरोसिज्म का, कि आप अपनी इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हो किसी स्पेसिफिक अनप्लेजेंट इवेंट के अंदर, ठीक है। तो आप पढ़ते हो ओशन में सबसे पहले ओपननेस, कंसाइसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, कि आप कितना कोऑपरेटिव हो, कितना कोऑपरेशन के साथ में काम करते हो, और एक होता है न्यूरोसिज्म कि आप अनप्लेजेंट कंडीशन के अंदर व्यवहार कैसा करते हो, और उसके साथ में इसका दूसरा नाम क्या होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी। या तो आपसे कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या इनमें से 5 में से कोई 3 आपको देगा इसी से रिलेटेड, और 4th कोई अलग देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपके जो 5 पर्सनालिटी ट्रेट का पार्ट नहीं है। तो आपको ये क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ते हो कि ग्रुप डायनेमिक। तो टाइप ऑफ ग्रुप कौन से होते हैं? एक होता है आपका कमांड ग्रुप, जो आपका फॉर्मल ग्रुप होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है, आपकी अथॉरिटी से, आपकी पोस्ट से आएगा। एक होता है आपका टास्क ग्रुप, यानी कि एक आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जुड़े, 2 एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तभी तक उनका क्या है? ग्रुप है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है ये, जैसे ही वो आपका खत्म हो गया प्रोजेक्ट, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो फॉर्मल होता है, फंक्शंस के बेस पे होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम होता है और ना, वो अनस्पेसिफाइड होता है, कोई टाइम नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये डिपार्टमेंट रहेंगे और काम चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। और तीनों ही कैसे होते हैं? आपके फॉर्मल ग्रुप होते हैं। कैसे ही होते हैं आपके? फॉर्मल। मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ा रखा आपका फॉर्मल ग्रुप क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इनफॉर्मल में आता है फिर आपका इंटरेस्ट ग्रुप, कि आपका गोल जो है ना, वो गोल कॉमन है दोनों का, और आप उस गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या हुए? इकट्ठा हुए। जैसे कि 2 स्टूडेंट आपस में मिलके पढ़ाई करते हैं, स्टडी ग्रुप बनाते हैं, तो दोनों का गोल क्या है? पढ़ना ही है, दोनों का गोल एक कॉमन गोल पे वो इकट्ठा हुए, दोनों का इंटरेस्ट था। फ्रेंडशिप ग्रुप में क्या होता है? फ्रेंडशिप ग्रुप जब फॉर्म किया जाता है, आप अपने इंजॉय के लिए उसको फॉर्म करते हो। आप किसी सोशल एक्टिविटी में जुड़ सकते हो, पॉलिटिकल में जुड़ सकते हो, या रिलीजियस वैल्यू में जुड़ सकते हो। ये होता है आपका फ्रेंडशिप ग्रुप। और एक होता है आपका क्या? रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है? आप इवेल्युएट करते हो खुद को फ्रॉम अदर अवन एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिलीफ को, ठीक है, आप कैसा व्यवहार करते हो वहां पे। तो ये होते हैं आपके टाइप ऑफ ग्रुप, जिसके अंदर आप 3 आपके फॉर्मल ग्रुप पढ़े और हमने 3 इनफॉर्मल ग्रुप पढ़े। कई बार किसी एक ग्रुप की डेफिनेशन देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार का ग्रुप है, तो आपको ध्यान से इनको रीड करना है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपने ये पढ़ा है ग्रुप फॉर्मेशन की क्या आती है? हमारी स्टेज आती है। वो थ्योरी है कि ये 5 स्टेज हैं हमारी किसी ग्रुप को क्या करने की, फॉर्मेशन करने की। तो ग्रुप फॉर्मेशन की ये थ्योरी पहले तो दी किसने है? टकमैन ने दी है। इसको याद रखना है कि आपकी जो ये ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी दी है, टकमैन ने दी है। और इसकी कौन कौन से स्टेजेस होती है? तो 5 स्टेजेस होती हैं इसकी, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और अर्जोनिंग। आपको याद कैसे रखना है? जैसे बता रखा आपको, एनपीए क्या हो गया भाई? फंस गया। एफएस फंस गया। एनपीए फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और अर्जोनिंग, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में ग्रुप फॉर्मेशन की 3 थ्योरी भी दी गई है। कई बार इन तीनों थ्योरी में से कोई एक थ्योरी देगा और 3 कुछ अलग वर्ड देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी एक ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी। आपको सिर्फ थ्योरी का नाम याद रखना है। थ्योरी ऑफ प्रोपिनक्विटी, एक्सचेंज थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड कोहेंसिनस, ठीक है, टीम वर्क जिसके ऊपर काम करता है। तो ये आपकी 3 प्रकार की क्या दी गई हैं? आपकी थ्योरी दी गई हैं। इनके नाम को आपको क्या करना है? याद रखना है, ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी को। और ग्रुप फॉर्मेशन की जो जो स्टेजेस है आपको उनको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आती है आपकी मोटिवेशन एंड कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगे हम। मोटिवेशन की थ्योरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। सबसे पहले आई आपकी रिवॉर्ड थ्योरी या कैरेट और स्टिक थ्योरी। ये क्या कहती थी भाई? या तो हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कुछ रिवॉर्ड देके, रिवॉर्ड देने से भी मोटिवेट नहीं हो रहा, उसको धमका के, डंडे से डरा के क्या करवा सकते हैं? उससे काम करवा सकते हैं। तो ये थी आपका ट्रेडिशनल व्यू। ये तब चलता था, आज के दिन ये वर्क नहीं करता कि डंडे से हम या किसी को पनिशमेंट देके काम करवा सकते हैं। ये वर्क नहीं करेगा आपका। फिर आते हैं आपकी कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी की
बोलता है कि हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को क्या होती है, एक नीड होती है कि उसको चाहिए क्या, उस जिसको वो कंटेंट चाहिए उसको जब वो मिल जाता है तो वो क्या होता है, उससे मोटिवेट होता है। और उसके बाद में आएंगे आपकी कुछ प्रोसेस थ्योरी की, एक एम्प्लॉय के स्पेसिफिक व्यवहार को किस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस क्या हो सकती है उसको इन्फ्लुएंस करने की, वो होती है आपकी कौन सी, प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी में सबसे पहले हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, फिर एल्ड्रफर की ERG थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हसबर्ग की हम 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर मैक्लेनेट की नीड थ्योरी पढ़ेंगे, 3 नीड जो इसने दे रखी है, सभी की डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रोसेस थ्योरी। हमने बताया कि एक इंसान के व्यवहार को किस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी नीड या होती है, आपके फैक्टर होते हैं जो उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कि वो मोटिवेट हो जाए। इसके अंदर प्रोसेस थ्योरी में आपके विक्टर ब्रूम की थ्योरी आएगी, इक्विटी थ्योरी आएगी, गोल सेटिंग थ्योरी आएगी आपकी, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी आएगी। ये सारी की सारी आपकी क्या है, प्रोसेस थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है ये, आपकी प्रोसेस थ्योरी। चलिए फिर करते हैं अपनी थ्योरी की शुरुआत। सबसे पहले आते हैं आपके मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो ने क्या दी, आपकी नीड हायरार्की थ्योरी दी। इसने कहा कि आपके हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ नीड एग्जिस्ट करती हैं, वो नीड उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इसने नीड को कितने पार्ट में बांटा भाई, 5 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा, 5 पार्ट में बांटा, और 3 लेवल के अंदर दी, लोअर लेवल की नीड, मिडिल लेवल की नीड और अपर हाईएस्ट लेवल की नीड इसने बताई। तो इसकी नीड 5 कौन कौन सी थी, देखो। सबसे पहले इसने बताया कि कोई भी व्यक्ति जब स्टार्टिंग में, या आपका एम्प्लॉय जब मोटिवेट कब होएगा, जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, यानी कि उसको एक जॉब मिल जाए, एक जॉब मिले जहां से उसके पास में पैसा आए, जहां से वो बेसिक क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप, ये उसकी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। जब ये सब उसको मिलना शुरू हो जाता है, फिर वो दूसरी नीड के बारे में सोचता है। क्या सोचता है, दूसरी नीड के बारे में। अब चाहता है कि ये उसको क्या मिले, उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि उसकी जॉब छूट जाएगी, उसको क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए उसकी जॉब के अंदर, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। उसके बाद में चलो ये नीड भी पूरी हो जाती है, फिर वो सोशल या आपके बिलोंगिंग्स नीड के बारे में सोचता है। वो रिलेशनशिप बनाता है, फ्रेंडशिप करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि कलीग के साथ में अच्छा व्यवहार, उसकी रिलेशनशिप चाहिए उसको। जब ये पूरी हो जाती है तो उसकी नेक्स्ट नीड आती है कौन सी, अस्टीम नीड, जिसके अंदर वो खुद की रिस्पेक्ट चाहता है, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसका एक स्टेटस होना चाहिए, उसकी कुछ पर्सनल अचीवमेंट होनी चाहिए। ये क्या आती है, उसकी अस्टीम नीड। और जब ये भी पूरी हो जाती है तो उसकी क्या आती है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो अपना जितना उसका पोटेंशियल है ना, वहां पे वो पूरा उसको यूज कर लेता है, जहां पे उसको जो अचीव करना है वो पर्सनल ग्रोथ को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। ये होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो आपकी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड होती है, इसको हम लोअर लेवल की नीड बोलते हैं। जो आपकी एस्टीम और सोशल वाली होती है, इसको हम मिडिल लेवल की नीड बोलते हैं, और ये हमारी हायर लेवल की नीड में आती है। कई बार आपको दोनों दे देगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड दोनों ही हायर लेवल की नीड आती है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस प्रकार से आपका हो रखा है। ये थी आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद में आती है एल्डफर की नीड हायरार्की थ्योरी। एल्डफर ने वही नीड दी जो मैस्लो ने दी, बस इसने नाम चेंज कर दिए। क्या कर दिए, नाम चेंज कर दिए। और इसने कहा कि कहीं ना कहीं ये क्या था, आपकी मैस्लो वाली नीड का ही एक एक्स्ट्रा वर्जन था। इसने कहा कि जो नीड होती है ना, वो 5 नहीं, वो 3 ही होती हैं। 3 कैटेगरी में उनको बांट देते हैं। पहले इसने बताया कि एग्जिस्टेंस, यानी कि जिंदा रहना, आपको सर्वाइव करना है। उसके बाद में एग्जिस्टेंस नीड में वही जो मैस्लो की स्टार्टिंग की 2 नीड थी ना, फिजियोलॉजिकल और आपकी सेफ्टी नीड, उसको इसने बोल दिया कि ये एग्जिस्टेंस की नीड है। क्या है, एग्जिस्टेंस की नीड है। दूसरे जो रिलेटेडनेस थी, इसने दूसरी नीड आपकी जो आपकी मैस्लो की कौन सी थी, बिलोंगिंगनेस और अस्टीम नीड को इसने क्या बोल दिया, रिलेटेडनेस की नीड है। और ग्रोथ नीड को इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बांट दिया। किस में बांट दिया, ग्रोथ नीड को इसने किस में बांट दिया, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसने कहा 5 नीड नहीं होती, नीड 3 ही होती है। नीड किसकी, एग्जिस्टेंस की नीड होती है, आपको रिलेटेडनेस की नीड होती है, और आपको ग्रोथ की नीड होती है। किसमें,
वही मैस्लो वाली क्वेश्चन है, 3 पार्ट में बांट दिया। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि जो एल्डरफर की एग्जिस्टिंग नीड होती है ना, उसमें मैस्लो की कौन सी 2 नीड आती है, तो वो आपको याद करना है, फिजियोलॉजिकल और आपकी सेफ्टी नीड आती है, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ नीड में कौन सी आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। भाई ये दे रखा है ईआरजी ने कैसे बांटा, स्टार्टिंग के 2 को एग्जिस्टेंस बता दिया, इसको रिलेटेडनेस बता दिया, और इसको क्या बता दिया आपको, ग्रोथ नीड बता दिया। क्या, एग्जिस्टेंट ईआर थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और आपका ग्रोथ नीड। और आपको राइटर का नाम याद रखना है, एल्डरफर ने दी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मोटिवेटर या हाइजीन थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी थी। किसने दी थी, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी थी, जिसको 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। एक जो आपके फैक्टर होते हैं वो आपके मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, और दूसरे जो फैक्टर होते हैं आपके कौन से होते हैं भाई, हाइजीन फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर। ये याद रखना है, हाइजीन फैक्टर वो होते हैं, अगर ये नहीं है तो आपका एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और ये अगर हैं तो आपका एम्प्लॉय इनसे मोटिवेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपका एम्प्लॉय इनसे मोटिवेशन नहीं मिलेगी उसको, यानी इनके ना होने से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएगा और इनके होने से मोटिवेट नहीं होगा। ये होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर। जैसे कि आपको जो जॉब बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको सेफ्टी मिल रही है, आपकी जो वर्किंग कंडीशन होती है, आपकी जो कंपनी की पॉलिसी होती है, ये सारे के सारे आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं जो आपको डिससेटिस्फाई हो जाओगे अगर ये नहीं होंगे तो। इनके होने से सिर्फ आप क्या है, सिर्फ सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेटर फैक्टर या हायर लेवल के जो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपको ऑटोनॉमी दी गई है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको पावर दी गई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, मोटिवेशन फैक्टर में आती हैं। उसके बाद में ये दे रखे हैं आपके कि हाइजीन फैक्टर कौन से होते हैं और मोटिवेशन फैक्टर कौन से होते हैं, आपको याद रखना है। अचीवमेंट आपका मोटिवेशन मोटिवेट करेगा, रिकॉग्नाइज अगर का आपको किया जाता है तो आप मोटिवेट होंगे। वर्क इटसेल्फ के लिए, खुद के लिए, यानी कि पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपको प्रमोशन आपका किया जा रहा है, ये सारे के सारे मोटिवेशन फैक्टर हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये हाइजीन फैक्टर हैं जो आपके अगर ये नहीं होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंस से आप क्या नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप आपके पीयर के साथ में, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, फिजिकल वर्क प्लेस कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, आपको सैलरी कितनी दी जा रही है, आपका स्टेटस कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है और सुपरविजन कैसा है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं। उसके बाद में आती है आपकी मैकलेलन की लर्न नीड थ्योरी। इसने क्या बताया भाई, इसने बताया कि जो इंडिविजुअल है ना वो किससे सीखता है भाई, कोई भी व्यक्ति अपने कल्चर से सीखता है। कैसे सीखता है, कल्चर से सीखता है। इसने भी 3 नीड दी आपकी, नीड फॉर एफिलिएशन, कैसे, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर अचीवमेंट। एफिलिएशन में इसने वही सोशल रिलेशनशिप होता है हर व्यक्ति का एक दूसरे के साथ में, जहाँ पे हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, हमारे कलीग के साथ में हमारा रिलेशनशिप होता है, तो वहां से व्यक्ति सीखता है और मोटिवेट होता है। नीड फॉर एफिलिएशन जिसको बोलते हैं। नीड फॉर पावर, अगर किसी व्यक्ति को पावर दी जाती है, अगर उसको क्या किया जाता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है, अथॉरिटी है अगर उसके पास में, तो वो क्या करेगा, मोटिवेट होएगा। नीड फॉर पावर। फिर नीड फॉर अचीवमेंट, अगर उसकी खुद की क्या होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चैलेंजिंग टास्क उसको दिए जाते हैं, उसको कुछ करने का मतलब टास्क देना, उसको फ्रीडम देना, ये सारे के सारे उसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक देना, ये क्या होती है उसकी नीड फॉर अचीवमेंट। तो आपको याद रखनी है 3 नीड इसने दी थी, कौन कौन सी दी थी, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर आपकी अचीवमेंट आती है, ठीक है, मैकलेलन की। उसके बाद में ये दे रखे हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके अंदर। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या करते हैं हम सेट करते हैं चैलेंजिंग गोल, उसके लिए रिस्क लेना जानता है, वो फीडबैक लेता है अपना, ड्राइव करता है जॉय फ्रॉम में अचीविंग। उसके बाद में आता है वो प्रेफर करेगा कोऑपरेशन, जब उसकी कैसी आएगी, एफिलिएशन की नीड, एक दूसरे से जुड़ने की नीड, डिजायर करेगा इंक्लूजन, अवॉइड करेगा कन्फ्लिक्ट को, कहीं ना कहीं टीम वर्क पे काम करेगा। और नीड फॉर पावर, यदि उसको लीडर बना दिया जाए, लीड करने की नीड दे दिया जाए तो वो क्या होएगा, मोटिवेट होएगा। प्रेफर करेगा कंपटीशन एक दूसरे में, रिकॉग्नाइज चाहेगा अपने आप को, देन वो क्या हो जाएगा, आपका मोटिवेटेड रहेगा। ये आपकी थी मैकलेलन की नीड। उसके बाद में आती है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कब दी
गई भाई? 1960 में दी गई, और किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1960 में विक्टर ब्रूम के द्वारा दी गई। एक्सपेक्टेंसी में इसने 3 पार्ट को लिया, 3 कंपोनेंट लिए इसने, एक्सपेक्टेंसी ली, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वायलेंस। एक्सपेक्टेंसी में वो क्या सोचता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छा हार्ड वर्क करेगा तो क्या कर सकता है? डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटलिटी में वो रियल में काम करता है उसके ऊपर, यानी कि वो एफर्ट करता है। और वायलेंस के अंदर वो दिखाता है कि उसने इतना हार्ड वर्क किया, एफर्ट डाले, क्या उसके जो रिजल्ट आए हैं वो प्रोडक्टिव आए हैं या फिर अनप्रोडक्टिव आए हैं। ठीक है, उससे फिर क्या होएगा? वो मोटिवेट होता है। ये होती है आपकी 3 चीजें विक्टर ब्रूम की थ्योरी में। एक्सपेक्टेंसी में वो एफर्ट डालेगा कि मैं अपने टारगेट को हार्ड वर्क के द्वारा क्या कर सकता हूं? अचीव कर सकता हूं। यहाँ पे वो टारगेट को हिट करता है ताकि उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, और यहाँ पे वो फाइंड करता है कि जो उसको रिवॉर्ड मिला, जो उसने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट डाले, क्या वो प्रोडक्टिव है, क्या वो डिजायरेबल है, या फिर वो अनप्रोडक्टिव है। फिर उसके बिहाफ पे वो क्या होता है? आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। क्या होता है? आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। देन आती है आपकी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी किसने दी भाई? जॉन स्टेसी एडम्स ने दी थी। जॉन एडम्स ने आपकी क्या दी थी? इक्विटी थ्योरी। ये सजेस्ट करता है कि जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं ना, आप कंपैरिजन करते हो, अगर आप जितना इनपुट आपका हर दूसरा एम्प्लॉय भी डाल रहा है, सेम वर्क प्लेस पे सेम एफर्ट डाल के अगर काम कर रहे हैं, तो उनका आउटपुट भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उन दोनों के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए? इक्विटी का होना चाहिए। तभी वो क्या होंगे? आपका मोटिवेट होंगे। क्या होंगे? मोटिवेट होंगे आपके एम्प्लॉय। आपको इक्विटी रखनी है। आपको जो भी व्यक्ति जितना भी क्या डालता है? आपका इनपुट डालता है, यानी कि सेम वर्क आवर पे काम करता है, एक्सपीरियंस सेम है, एजुकेशन सेम है, वर्क परफॉर्मेंस सेम है, तो उनको जितना इनपुट डाला उतना ही उनको सेम आउटपुट मिलना चाहिए। रिकॉग्नाइज सेम करें, प्रमोशन दें, सैलरी दें और बोनस दें, यानी कि सेम लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति अगर सेम सब कुछ उनका इनपुट है तो आउटपुट भी उनका अगर सेम है तो उनको मोटिवेशन भी सेम मिलनी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी आपके किसने दी थी? एडविन लॉक ने दी थी। किसने दी थी? एडविन लॉक ने। आपको याद करनी है। गोल सेटिंग थ्योरी में ये बताता है कि जो हम गोल सेट करें ना, वो क्या होने चाहिए? हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, और उनको एम्प्लॉय को हम साथ में लेके सेट करें ताकि हम क्या कर पाए? उसको अचीव कर पाए। क्या कर पाए? उनको मोटिवेट करने वाले, उनके व्यवहार को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने वाले हमारे क्या होने चाहिए? गोल होने चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्टर बता रखे हैं इसने कि जब हम गोल सेट करते हैं तो इन फैक्टर को हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इन फैक्टर को ध्यान में रख के हमें क्या करना है? गोल सेट करना है। जैसे कि जो हमारे गोल होने चाहिए उसमें हमें इंक्लूड करना है एम्प्लॉय को, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन करवाना है। होल्ड करके रखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ऑनगोइंग फीडबैक लेते रहना है, सुपरवाइजर से पूछते रहना टाइम टाइम पे। गोल जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। वर्क यूनिट में होना चाहिए, यानी कि मेजर करने योग्य होने चाहिए ताकि उनको हम माप सकें। ठीक है, उनके साथ में एक रिवार्ड होना चाहिए कि अगर हम पूरा करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? कि रिवार्ड मिलेगा। एंश्योर करें कि जो आपके गोल है वो रेलिवेंट एरिया के अंदर है। ठीक है, जब हम गोल सेट करेंगे तो इन फैक्टर को ध्यान में रखिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के हमें क्या सेट करने? गोल सेट करने, ताकि आपका एम्प्लॉय क्या रहे? मोटिवेटेड रहे। उसके बाद में आती है आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। बस याद रखनी है भाई, ये बीएफ स्किनर ने दी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कि आपका जो व्यक्ति है वो लर्निंग से सीखता है। ठीक है, किससे सीखता है? बार बार लर्निंग से, अपने व्यवहार से सीखता है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट हैं, ये ज़्यादा आती नहीं फिर भी मैंने डाल दी ऐसे ही सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, एक पनिशमेंट होती है और एक आपका एक्सटेंशन होती है। ये आप उसमें सीडीपी में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, सिर्फ आप याद रख सकते हो, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आती है आपकी, ये अब तक हमने पढ़ी आपकी सारी की सारी मोटिवेशन की थ्योरी। किसकी पढ़ी? मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी लीडरशिप की थ्योरी, कि जो लीडरशिप होती है वो क्या होती है? जो लीडरशिप क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल के व्यवहार को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, और अपने अंदर इस प्रकार से लीडर लेता है कि जो लीडर चाहता है वो अपने एम्प्लॉय से क्या करवाता है? वही काम करवाता है। यानी कि दूसरों को, व्यवहार को इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो आपके प्रभाव को माने। ठीक है, वो होती है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे हम। लीडरशिप की जो पहली थ्योरी आती है आपकी, आती है थ्योरी
एंड थ्योरी वाई किसने दी थी? आपको याद रखना है, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। किसने दी थी? डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। थ्योरी एक्स के कैसे लोग होते हैं और थ्योरी वाई के कैसे होते हैं, यानी कि आपके एम्प्लॉय कैसे होते हैं। जो थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है? वो बोरिंग होते हैं, डिसलाइक करते हैं किस चीज को? काम को। थ्योरी वाई के लोग होते हैं वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके वर्किंग कंडीशन को ना देखते हुए भी वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। डायरेक्शन, एक्स वालों को डायरेक्शन ज्यादा चाहिए होती है, वाई वालों को डायरेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। थ्योरी एक्स वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते, थ्योरी वाई वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मोटिवेशन, इनके ऊपर मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं करती, और करती है तो ये पैसे से मोटिवेट होते हैं, और ये जो होते हैं आपके कौन से? पैसे से ना होके पावर से मोटिवेट होते हैं वाई वाले। क्रिएटिविटी, थ्योरी एक्स वालों में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, थ्योरी वाई वालों में क्रिएटिविटी होती है। आपको याद रखनी, थ्योरी एक्स वाले जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, वो लेजी होते हैं, काम करना पसंद नहीं करते, इग्नोरिंग नेचर होता है, अवॉइड करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, मोटिवेटेड नहीं होते, सिर्फ पैसे से हो सकते हैं। थ्योरी वाई वाले लोग इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, रिस्क टेकिंग वाले होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काम करना चाहते हैं, मोटिवेटेड होते हैं वो, ठीक है। ये किसने दी आपकी थ्योरी? डगलस मैकग्रेगर ने। किसने दी? डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी थ्योरी जेड। इसके भी राइटर का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने दी थी? विलियम ओची ने दी थी आपकी थ्योरी जेड। थ्योरी जेड जो है वो आपके जापान में जो टेक्निक यूज होती है ना मैनेजमेंट की, उसके ऊपर बेस है कि जापान के लोग एम्प्लॉय का कितना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जब गोल सेट करते हैं तो उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, कुछ भी नई चीज लागू करते हैं उससे पहले अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, अपने एम्प्लॉय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे ध्यान देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके बेस पे विलियम ओची ने ये थ्योरी दी थी। किसने दी थी? आपकी जेड थ्योरी विलियम ओची ने दी थी। ये बता रखा है कि जेड थ्योरी में हम किन किन कंपोनेंट का ध्यान रखते हैं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देते हैं, बेस्ड होता आपका डिसीजन मेकिंग पे, भाई हम डिसीजन मेकिंग मिल के साथ करते हैं, हर किसी के रिस्पॉन्सिबल हम ठहरा सकते हैं अगर उसको हमने पावर दी है तो, स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन करते हैं उनका, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही कंट्रोल होते हैं हमारे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कैरियर स्पेशलाइजेशन होता है, और होलिस्टिक कंसर्न होता है आपके कैंडिडेट के डेवलपमेंट पे, यानी कि आपके एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे क्या देते हैं? ध्यान देते हैं। ये होती है आपकी थ्योरी जेड, जो किसने दी थी? विलियम ओची ने। उसके बाद में आती है हमारी ट्रेट थ्योरी। ये भी आपको राइटर का नाम रखना है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये स्पेसिफिक ट्रेट है, अगर ये स्पेसिफिक गुण है तो वो क्या बन सकता है? एक अच्छा लीडर बन सकता है, अदरवाइज वो एक अच्छा लीडर नहीं है। तो इसका राइटर का नाम आपको याद रखना है, किसने दी थी? थॉमस क्रिलियर और फ्रांसिस गाल्टन ने क्या दी थी? आपकी ट्रेट थ्योरी दी थी। ये बोलता है जो लीडर है ना वो ग्रेट लीडर आर ए वन, यानी कि जो लीडर होते हैं, जो बड़े महान नेता हैं, वो जन्म लेते हैं, क्या बनाए नहीं जा सकते। आपसे ये स्टेटमेंट ही देगा और पूछेगा ये कौन सी थ्योरी है, तो ये आपकी कौन सी थ्योरी होती है भाई? ये ट्रेट थ्योरी होती है। कौन सी? और किसने? गाल्टन ने दी थी, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी आपकी ये थ्योरी। और कौन सी थ्योरी है? ये ट्रेट थ्योरी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो लीडर है वो बोर्न होते हैं, यानी कि लीडर जन्म लेते हैं। अच्छे लीडर, ग्रेट महान नेता सिर्फ जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। ये आपकी ट्रेट थ्योरी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट आती है लोअर स्टेट लीडरशिप की स्टडी। ये आपकी किसने दी थी? कार्ल लेविन ने दी थी। इसके अंदर हमने इसने 3 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल बताई, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में वो क्या देगा? सिर्फ ऑर्डर देगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ रूल इज रूल होएगा यहाँ पे। तो डेमोक्रेटिक में आपका क्या करवा देगा भाई? पार्टिसिपेशन करवा देगा आपका, ठीक है। क्या करवा देगा? आपका पार्टिसिपेशन करवाएगा, यानी कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपसे सुझाव लेगा, ठीक है। एम्प्लॉय से, सबॉर्डिनेट से क्या लेगा? सुझाव लेगा। और लेजिस्फेयर में वो पूरा का पूरा कंट्रोल ही अपने सबॉर्डिनेट पे दे देगा, और उसको पूरा फेथ और ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो खुद अपने आप क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। वो होता है आपका लेजिस्फेयर।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है मिशिगन लीडरशिप स्टाइल। मिशिगन लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे हुई थी भाई? ये हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन 1950 के अंदर। ये आपकी रेनिस लिकर्ट ने दी थी। किसने दी थी? रेनिस लिकर्ट ने दी थी। आपको याद करनी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था स्टडी का, किस चीज को आइडेंटिफाई करना था, दो चीजों पे इसने लीडरशिप स्टाइल पे ध्यान दिया, दैट लीड करेगी आप तो एक तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं आपका, और दूसरा किसके ऊपर? आपके सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। किस पे? आपके वर्कर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसने दो कंपोनेंट को लेके चले थे। ठीक है, आपके लीडर हैं किस प्रकार के, तो ये आपको दी गई थी। देखिए अगर दोनों ही क्या है आपका, अगर आपका लो डायरेक्टिव है यानी कि डायरेक्शन कम है लेकिन आपका व्यवहार क्या है? स्पोर्टिव है, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्टिंग। अगर दोनों ही हाई है यानी कि आपका जहाँ हाई डायरेक्शन आपको दे रहे हैं और आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो ये होती है आपकी कोचिंग। और अगर आपका क्या है? डायरेक्शन तो कम है लेकिन आपका सपोर्ट पूरा है, लीड का सपोर्ट पूरा है, तो ये होता है आपका सपोर्टिंग। और अगर आपके डायरेक्शन तो क्या है? हाई है लेकिन आपके लीडर का क्या है? सपोर्ट कम है, उसको बोलेंगे हम डेलीगेटिंग। उसको क्या बोलेंगे हम? डेलीगेटिंग। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपका डायरेक्टिव बिहेवियर दिया गया है और यहाँ पे आपका सपोर्टिव बिहेवियर दिया गया है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ओयू स्टेट लीडरशिप स्टडी। ये कब हुई थी? ये 1945 को हुई थी। इसके अंदर भी वही दो डायमेंशन लिए गए थे आपके। कंसिडरेशन बिहेवियर फोकस करता था, पीपल पे कितना फोकस करना है आपको, और दूसरा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर। किसके ऊपर? आपको कंसिडरेशन बिहेवियर फोकस करना है, पीपल पे कितना करना है और आपको स्ट्रक्चर पे कितना करना है। ठीक है, टास्क पे कितना करना है, यानी कि यहां से आपको सब दिख जाएगा। देखो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी लो है और रिलेशनशिप भी लो है, दोनों ही चीज लो है, तो क्या होएगा आपका? लो टास्क ओरिएंटेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? लो टास्क ओरिएंटेशन। अगर आपका क्या है? टास्क ओरिएंटेशन तो क्या है? हाई है। टास्क ओरिएंटेशन तो हाई है लेकिन आपकी रिलेशनशिप क्या है? लो है। रिलेशनशिप लो है तो उसको हाई टास्क ओरिएंटेशन बोलेंगे, क्योंकि टास्क पे तो पूरा फोकस है, रिलेशनशिप पे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हाई टास्क रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप भी हाई है और आपका क्या है? टास्क भी हाई है, दोनों ही हाई है, तो हम बोलेंगे हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? हाई टास्क ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? हाई टास्क ओरिएंटेशन। और अगर आपकी रिलेशनशिप तो क्या है? हाई है, लेकिन आपका जो टास्क वाला फोकस है वो क्या है? लो है, तो इसको बोलेंगे लो टास्क ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे इसको? लो टास्क ओरिएंटेशन। ये आपको पूरी तरह से अच्छे से याद करना है। उसके कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है आपसे कि जो आपका ये ओयो स्टेट थी, इसके अंदर कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? तो एक तो आपका टास्क ओरिएंटेशन होता है और एक आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आपका मैनेजरियल ग्रिड। क्या आती है? मैनेजरियल ग्रिड। ये हमने आपके पीवाईक्यू में भी बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी याद रखना आपको। 1964 में ये आपका मॉडल आया था, ब्लैक एंड जेनिका, और ये इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है कई बार, तो ये भी आपको पूरा याद रखना है कि ये किसने दिया था। इसने वही 5 कंपोनेंट दिए थे। जब दोनों पे फोकस क्या है? 1-1 है, दोनों पे ही लो फोकस है, तो इसको इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। जब आपका यानी कि प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस है या फिर उसके ऊपर रिलेशनशिप पे, पीपल पे कम फोकस है, तो 9-1 यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अथॉरिटी कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट बोलते हैं। जब आपका प्रोडक्शन पे तो 1 फोकस है, कम फोकस है, और पीपल पे ज्यादा है, तो कंट्री क्लब बोलते हैं। दोनों पे फोकस इक्वल 5-5, तो उसको मिडल रोड मैनेजमेंट बोलते हैं। और दोनों पे हाई फोकस है तो उसको टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ देखो, इसको अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल होता है, वाई एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या होता है? कंसर्न फॉर पीपल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो यहाँ पे आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पे लो है और यहाँ पे क्या है? हाई है। कंसर्न फॉर पीपल यहाँ लो है और यहाँ पे क्या है? हाई है। अगर दोनों ही क्या है? लो, तो उसको बोलेंगे इम्प्रोवाइज। ठीक है, अगर आपका टास्क किस पे ज्यादा है? प्रोडक्शन पे ज्यादा है और पीपल पे क्या है? लो है, तो उसको बोलेंगे हम टास्क। जब दोनों पे इक्वल है तो उसको बोलेंगे हम मिडल ऑफ द रोड। और जब दोनों पे क्या बोल रखा है आपका
टीम मैनेजमेंट जब दोनों पे 9-9 होता है, जब दोनों पे 9-9 होता है तो वो क्या होता है आपका टीम मैनेजमेंट। और जब आपका पीपल पे तो बहुत सारा है लेकिन आपका प्रोडक्शन पे 1 है और पीपल पे ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम कंट्री क्लब। क्या बोलते हैं उसको हम? कंट्री क्लब। आपको याद रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है मिकनी का आपका 7X फ्रेमवर्क। इसने कितने एस दिए थे? आपके 7 एस दिए थे। नाम याद रखना है कि किसने दिए थे ये 7 एस। तो ये पूछेगा कि ये 7 एस होते कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसको 2 कैटेगरी में इसने बाइफरकेट किया, एक तो हार्ड एस होते हैं आपके और एक सॉफ्ट एस होते हैं आपके। जो स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रक्चर, सिस्टम और शेयर्ड वैल्यू, ये चारों के चारों तो आपके हार्ड एस होते हैं, ठीक है। स्किल होती है हमारा स्टाफ यानी कि हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारी लीडरशिप स्टाइल होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? आपके सॉफ्ट एस होते हैं। तो ये 7 एस आपको क्या करने हैं भाई? याद करने हैं। कौन कौन से हैं? स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, शेयर्ड वैल्यू है, सिस्टम है। ये कौन से हैं? आपके हार्ड एस हैं। उसके बाद में आता है स्किल, आता है स्टाफ, आता है और स्टाइल आती है। ये आपके कौन से होते हैं? सॉफ्ट एस होते हैं। इनमें से कोई 3 देगा, एक कुछ अलग देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या 3 अलग देगा, एक इनमें से देगा, पूछेगा इनमें से कौन से हैं, या पूछेगा कि कौन सा आपका सॉफ्ट एस है, कौन पूछेगा आपका हार्ड एस है। और मिकनी ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, किसने दिया था ये। उसके बाद में आता है आपका माइकल का पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल ने क्या दिया आपका? पोर्टर चेन वैल्यू चेन एनालिसिस। कब दिया था? माइकल पोर्टर का ये मॉडल था 1985 के अंदर इसने ये मॉडल दिया था। ये इसने बताया था कि जब हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उसको फाइनल क्या लेके जाते हैं? कस्टमर तक लेके जाते हैं। तो उस दौरान हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो एक वैल्यू चेन कहलाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर हम करते हैं? किसका मॉडल था ये? पोर्टर का मॉडल था आपका वैल्यू चेन। इसके अंदर देखो क्या क्या याद करना है आपको। आपको याद करना है कि आपकी स्पोर्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है। क्या याद करना है? आपकी स्पोर्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है? तो जो सपोर्ट करती हैं आपके काम करने को, वो एक्टिविटी आपकी कौन सी है? तो सबसे पहले आता है आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास में कैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, और उसके बाद में प्रोक्योरमेंट कैसी है। ये चारों की चारों आपको याद रखनी है। ये चारों होती है आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी। कौन सी होती है? आपको सहायक क्रियाएं जिनको बोलते हैं हम, ये वो होती है। उसके बाद में आती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। क्या आती है आपकी? प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि मुख्य एक्टिविटी। पहले हम रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, देन उसका मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कि ऑपरेशन होता है। उसके बाद में बाहर उसको बेचने के लिए भेजते हैं, ये क्या होता है आपका? आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है। और उसको प्रमोट करने के लिए हम मार्केटिंग और क्या करते हैं? सेल करते हैं। और देन हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। ये होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। किस चीज के अंदर? वैल्यू चेन के अंदर। कौन सी होती है आपकी ये प्राइमरी एक्टिविटी? तो 4 आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है, सहायक क्रिया, और 5 होती हैं आपकी कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटी। फिर से बता देती हूँ, इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल को आप क्या लेके आए, यहाँ पे ऑपरेशन यानी कि आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट को बनाया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि आपने सेल्स के लिए बाहर भेज दिया, उसको प्रमोट करने के लिए आपने मार्केटिंग और आप सेल कर रहे हो, और सर्विस आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी होती है और कौन सी आपकी सब्सिडरी यानी कि आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, सहायक क्रिया। उसके बाद में पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल आता है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है कि जब हमारी फर्म किसी मार्केट में एंटर करती है तो वो कौन कौन सी चीजें देखती है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती है मार्केट का। तो इसके 5 फोर्सेज इसने दे रखे हैं, वो 5 फोर्सेज आपको याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, बस कुछ बड़ा काम नहीं है, आराम से याद रखते हो। तो कौन कौन से? बायर पावर कैसी है भाई, हमारे बायर कितने हैं, क्या हमारे पास अकेला प्रोडक्ट है, उसके बाद में या बायर हमें कंट्रोल कर सकता है क्या? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कैसा है, हमारा सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सप्लायर पावर कितनी है, यानी कि हम जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं क्या वो 2 ही मार्केट में है, और हमारी अगर एक है तो एक से लड़ाई हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? कंट्रोल उसी के पास चला जाएगा। आपकी कॉम्पिटिटिव राइवलरी कौन कौन सी एंटर कर सकती हैं, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कौन सी होते हैं। तो ये आपको 500 नाम याद करने हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। इनमें से कोई एक अलग पूछेगा, 3 ये दे देगा, और पूछेगा कोई कौन सा आपका पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल का पार्ट नहीं है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है, बायर पावर होती है, सप्लायर पावर होती है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी होती है, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस होती है, ठीक है। ये होता है आपका
पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। क्या होता है पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल? उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा G9 सेल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी आपके किसने दी थी? मिकनेस ने दी थी। कब दी थी? 1970 में दी थी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऊपर। इसने अलग अलग आपका मल्टी एक्सिस बताया है कि कब आपकी कंपनी को इन्वेस्ट करना है और कब आपकी कंपनी को क्या करना है, वहां से इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है। कौन कौन सी आपकी कंडीशंस होती हैं, इसने 2 इंटीग्रेटेड डायमेंशन दी। उसके बेस पे यहाँ पे जो डायमेंशन होंगी वो हाई होंगी, मीडियम होगी और क्या होंगी आपकी लो होंगी। 3 प्रकार से हम उनको क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, G9 सेल मैट्रिक्स में देखो 2 चीजें आपकी गिवन होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, दोनों ही कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। और दूसरा होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ क्या होती है आपकी इंडस्ट्री। देखो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे गिवन होती है आपकी और स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यहाँ गिवन होती है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये बताता है अगर आपके अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री भी हाई है और बिजनेस में स्ट्रेंथ भी है तो आप क्या करें, वहां पे पैसे को लगाएं। क्या करें? आप पैसे को लगाएं। अगर आपकी क्या है कि दोनों ये हाई है अट्रैक्टिवनेस लेकिन बिजनेस क्या है आपका मीडियम है, तब भी आपको पैसा लगाना। ये क्या है आपकी मीडियम है लेकिन आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ हाई है, तब भी आपको पैसा लगाना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है आपको। उसके बाद में आता है आपकी अट्रैक्टिवनेस क्या है, हाई है लेकिन आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ ही नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो लेकिन आपके पास है नहीं तो आप उसको होल्ड करके रख दो। ठीक है, जब दोनों ही मीडियम है तब भी आप उसको होल्ड कर दो और जब दोनों यानी कि बिजनेस के पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तब भी आप उसको क्या करोगे, होल्ड करके रखोगे। क्या करके रखोगे? होल्ड करके रखोगे। और जब आपके पास आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ भी मीडियम है लेकिन मार्केट में क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप उससे निकाल लो, हार्वेस्ट कर लो उसको। ये भी क्या है आपकी मीडियम है और आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, लो है, वहां पे भी आप निकाल लो। स्ट्रेंथ भी लो है और ये भी लो है, वहां पे भी आप निकाल लो पैसे को। ठीक है, तो ये आती है आपकी G9 सेल मैट्रिक्स जो आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस दे रखी है और यहाँ पे आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ दे रखी है आपको। ठीक है, तो कब कब आपको लगाना है, कब आपको होल्ड करके रखना है और कब आपको निकाल लेना है। तो यह 3 चीजों में क्या करती है फर्म, ग्रो करती है। उसके बाद में यहाँ 3 चीजों में वो होल्ड कर लेती है और यहाँ पे 3 चीजों में वो क्या कर लेती है, हार्वेस्ट कर लेती है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ हाई होता है, यहाँ मीडियम होता है और यहाँ पे आपका लो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस होती है और यहाँ पे आपके बिजनेस की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद में आता है आपका BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक है वो किसने दी थी, आपकी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दी थी, 1970s के अंदर दी थी। वही चीजें आती हैं इसके अंदर भी। हम फोर क्वाड्रेंट के अंदर क्या करते हैं, इनको बाइफरकेट करते हैं। आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज आपकी आती है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज आती है आपके। अब देखो एक दे रखा है आपका क्या, BCG में रिलेटिव मार्केट शेयर होता है हमारा और दूसरी हमारी मार्केट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्या होती है हमारी मार्केट में, क्या होती है, ग्रोथ होती है। जब आपका शेयर भी क्या है, हाई है, हाई ग्रोथ है, हाई शेयर है, तो आपका क्या होता है, स्टार। जब आपके मार्केट में ग्रोथ भी क्या है, हाई है और आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, दोनों ही चीज हाई है, तो आपके क्या होएगा, स्टार होएगा। जब आपकी मार्केट ग्रोथ भी क्या है, लो है और जब आपका मार्केट शेयर भी क्या है, लो, तो उसको बोलेंगे हम डॉग। क्या बोलेंगे उसको हम, डॉग। उसके बाद में आता है कि हमारे मार्केट की ग्रोथ क्या है, लो है। मार्केट की ग्रोथ तो क्या है, लो है, लेकिन मार्केट में शेयर ज्यादा है, यानी कि हमारी गाय की क्या नहीं हो रही भाई, ग्रोथ नहीं हो रही। गाय की क्या नहीं हो रही, ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ तो आपकी लो हो रही है लेकिन मार्केट शेयर आपके पास हाई है, उसको बोलेंगे हम क्या, कैश काउ। क्या बोलेंगे हम, कैश काउ। उसके बाद में हमारी ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ हाई है, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर नहीं है, तो ये क्या लग जाता है आपका, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या लग जाता है, अगर मार्केट शेयर आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है और आपकी ग्रोथ है फिर भी मार्केट शेयर क्या नहीं है,
ज़्यादा नहीं हो रहा है इसका मार्क, इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये लग जाता है आपका क्वेश्चन मार्क। दोनों हाई हैं तो याद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, दोनों लो हैं तो डॉग, ये भी याद हो जाएगा। बस याद एक करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा फिर इसमें से कि हमारी गाय की क्या नहीं हो रही भाई, ग्रोथ नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, हमारी गाय की ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब ग्रोथ तो लो और मार्केट शेयर क्या है, हाई है। और जहां पे मार्केट शेयर लो और ग्रोथ है हाई है तो उसको बोलेंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क। ये होती है आपकी बीसीजी मैट्रिक्स। उसके बाद में अनसॉल्व मैट्रिक्स आती है, ये आपकी बिजनेस आइडेंटिफाई करती है किस चीज के, इवेल्युएट करती है आपकी ग्रोथ को। वही 4 चीजें इसके अंदर आती हैं कि हम नया प्रोडक्ट लगाते हैं तब क्या होता है। देखो अब आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी मार्केट दे रखी है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दे रखा है। अगर आपकी मार्केट भी पुरानी है और आपका प्रोडक्ट भी पुराना है, उसको बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट भी पुरानी है, प्रोडक्ट भी पुराना है, तो हो गया मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट तो क्या है, एग्जिस्टिंग है, पुरानी है, लेकिन नया प्रोडक्ट लेके आ गई कंपनी, तो ये क्या होएगा आपका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या होएगा आपका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मार्केट भी नहीं आ गई आपकी, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, वही पुराना है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट तो पुराना है, किसका डेवलपमेंट हुआ, मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, तो बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। और जब प्रोडक्ट भी नया हो और मार्केट भी नहीं हो तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइवर्सिफिकेशन। हो गया याद। जब दोनों चीजें पुरानी हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन, जब दोनों चीजें नहीं है तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट नया है तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, मार्केट नहीं है तो मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये होती है आपकी अनसॉल्व मैट्रिक्स। उसके बाद में 2 चीजें और बता रखी हैं, ये हमने वैसे कर भी लिया आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला। इसके अंदर आपके स्टेप बताने रह गए थे बस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम जो इंप्रूवमेंट करते हैं आपका लगातार, उसके अंदर आपका जो स्टेप वाइज स्टेप एक प्रोसेस चलती है, उसके अंदर आपको ये PDCA याद करना होता है। कई बार ये आ जाता है आपका, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन डू करते हैं, उस काम को करते हैं, देन चेक करते हैं और उसके बाद में एक्ट करते हैं। आपको PDCA याद रखना है, प्लान डू चेक और एक्ट, प्लान डू चेक और एक्ट, PDCA। उसके बाद में आता हमारा क्वालिटी सर्कल। ये भी हमने कर लिया कि 6 से 12 लोग मिलके काम करते हैं आपका किस चीज के ऊपर, क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने पे, कॉन्टिन्यूस पे आपका वर्क करते हैं। इसका नाम याद रखना, आपको 9080 में दिया गया था प्रोफेसर स्कावा की दवारा। ठीक है, इसका आपको क्या रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है और आपकी कंपनी को याद रख सकती हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही। हमने किया क्या, आपके जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक थे, जितनी भी आपकी मैट्रिक्स थी, जितनी आपकी मोटिवेशन की थ्योरी थी, चाहे कंटेंट थ्योरी हो, चाहे प्रोसेस थ्योरी हो, लीडरशिप की थ्योरी हो, इसके अलावा HRM के जितने एक्स्ट्रा टॉपिक आपके, हमने सब इसका आज मोस्टली कवर कर लिया। हमारे बिजनेस के सिर्फ 2 लेक्चर लगेंगे। अब एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक MSME एक्ट पे लगेगा, और दूसरा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो हुआ इंटरनेशनल ट्रेड बाकी रह गया है उस पे लगेगा। एक ही लेक्चर में करेंगे, कोशिश हो जाए या फिर 2 आ जाए। उसके बाद में हम शुरू करेंगे अपनी अकाउंटिंग। तो बिजनेस का हमने जितना भी सिलेबस आपका स्टेट का दे रखा था वो सारा का सारा 10-11 मैराथन में हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सारे मैराथन लगाइए, सभी के यूनिट वाइज MCQ सीरीज चल रही है और भी आ जाएगी आपका, और PYQ भी आपके कुछ हो गए, 5 पेपर हो गए शायद लगातार। तो आप कंटिन्यूटी के साथ में अपनी तैयारी करें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भाई इसको शेयर जरूर कर दें, बहुत एफर्ट करते हैं आप, करना पड़ता है आपकी क्लास तैयार करने के लिए। तो प्लीज इसे जो भी नीडी स्टूडेंट है ना कॉमर्स के, उनके सबके पास में शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट करें। और कुछ बुरा भी लगा हो तो वो भी बता दें, अगर कुछ मिस्टेक हो तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।